आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में जो द्रव्य हैं, द्रव्य के बारे में। इसके पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में भी बताया था कि किन किन क्षेत्रों में हमारा यह रसायन विज्ञान उपयोगी है। जैसे कृषि के क्षेत्र में जितने उर्वरक हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, इनमें रसायन का ही प्रयोग होता है। इसके बाद मेडिसिन में विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स बनाने में केमिकल का ही यूज़ होता है, इसमें भी केमिस्ट्री है। सॉइल टेस्टिंग में केमिस्ट्री है और अनुसंधान में, कृषि में, कई क्षेत्रों में रसायन विज्ञान की उपयोगिता है, उद्योगों में। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या है? आपको मालूम है द्रव्य के बारे में? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें संहति, जिसमें भार हो और जिसका अनुभव हम अपने इंद्रियों से करते हैं, उसको हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर एक विस्तृत वर्गीकरण मैं दिया हूँ, समय अभाव के कारण जो है मैं लिख दिया हूँ, समझा देता हूँ उसको। देखिए, द्रव्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक है भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण या केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर है, द्रव्य है, उसको तीन भागों में विभक्त करते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठोस वह है जिनका निश्चित आकृति और आयतन होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। इनमें जो अणु हैं वो आपस में मिले होते हैं इस तरह से कि उनके बीच में अंतराणुओं का स्थान नहीं होता है। गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होती है, बहुत कम होती है। लिक्विड है, इनके मॉलिक्यूल कुछ दूर दूर होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। और गैस, इनका न तो आकार न तो आकृति निश्चित होता है, काफ़ी दूर दूर होता है और रैंडम मोशन करते हैं। ये तो हो गया ठोस, द्रव, गैस। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो इंटरचेंजेबल है, दूसरे में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जल है, बर्फ़ बनने पर, ठंडा करने पर ठोस बर्फ़, और गर्म करने पर द्रव, और गर्म करने पर गैस के रूप में, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस होते हुए भी सीधे गैस में या वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे नौसादर है, एथिलीन है और कपूर है, ये सीधे वाष्प में बदलते हैं, जिसको सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये तो हो गया भौतिक वर्गीकरण, ठोस, द्रव, गैस। आते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण, जो मुख्य है। रासायनिक वर्गीकरण में अगर हम द्रव्य को देखेंगे तो ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। अब आते हैं हम शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंसेस है। देखिए, प्योर का मतलब ये होता है कि उसमें कोई बाहर से मिलावट न हो, हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। जैसे दूध हम लेते हैं तो सोचते हैं कि इसमें कहीं पानी तो नहीं मिलाया गया है, या खाद्य पदार्थ है, कोई बाहरी अपद्रव्य तो नहीं मिलाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध पदार्थ है, जो एक समान और निश्चित अनुपात के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, वो शुद्ध वही होते हैं। जल है, जल में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक 2:1 का रेशियो होता है तो वो जल होता है, इसमें कोई बाहरी अपद्रव्य नहीं मिलाया गया है, तो ये शुद्ध पदार्थ है। और मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण है वो क्या होता है, ये समांगी विसमांगी मिश्रण के रूप में हम जानते हैं। इसका अभी बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे। आते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के दो भाग हैं, एक तत्व है और यौगिक। तत्व, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हुए तत्व होते हैं। जैसे सोना एक तत्व है, सोने में केवल उसी के ही परमाणु पाए जाते हैं। जितने भी तत्व हैं वो एक समान परमाणुओं से मिलकर, एटम से मिलकर बने होते हैं, वो सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसको प्राप्त के आधार पर दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है संश्लेषित या सिंथेटिक। तो नेचुरल एलिमेंट्स और सिंथेटिक एलिमेंट्स, कुछ जो 108 तत्व हैं, अब तो 118 तत्व हैं कुल मिलाकर के। इनमें मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बनाए गए हैं कृत्रिम रूप से। कुछ तो रेडियो एक्टिव है, वो तत्वांतरण के द्वारा, कृत्रिम तत्वांतरण से बनाए गए हैं, उसको कहते हैं हम संश्लेषित एलिमेंट्स, तत्व। प्रकृति के आधार पर तत्व तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। एक मिश्र धातु होता है, जो धातुओं को, दो या दो से धातुओं को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो उसको कहते हैं मिश्र धातु। वो तो मैं अब बाद में है, इससे बाहर है वो।
तो तत्व तीन प्रकार के हो गए, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या है? धातु वे हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं, वही धातु हैं। जैसे सोडियम है धातु है, लिथियम है धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कॉपर धातु है। ये सब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और साधारणतया ये ठोस होते हैं जितने धातु हैं। हाँ, कुछ तत्वों को छोड़, कुछ धातुओं को छोड़कर, जैसे मरकरी है, मरकरी जो है वो लिक्विड द्रव के रूप में होता है। गैलियम है, सीजियम है, ये द्रव के रूप में है। बाकी सभी धातु जितने होते हैं वो सब ठोस होते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर अधातु। अधातु कौन है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, अधातु हैं। अभी इसका आवर्त सारणी का जब वर्णन होगा तो उसमें धातु के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो अधातु नॉन मेटल जो होते हैं, ये तो मेटल वगैरह समझ में आ गया। नॉन मेटल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, जैसे फास्फोरस है, कार्बन है, हाइड्रोजन भी अधातु में ही आता है। इस प्रकार से ये अधातुएं हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। सबसे अधिक जो नॉन मेटल कैरेक्टर होता है फ्लोरीन में, सर्वाधिक विद इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है वो। तो ये अधातु के बारे में आपको मालूम हो गया। अब आते हैं उपधातु। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और उपधातु अधातु दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, वे उपधातु होते हैं। जैसे एसएन, टिन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? उपधातु, मेटल वायर्ड इसको कहते हैं। इनमें धातु अधातु दोनों के, हालांकि आज इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में सिलिकॉन वगैरह का जो है इनका बहुत इम्पोर्टेंस है, काफ़ी इनका यूज़ है। अब आते हैं यौगिक के बारे में। दो या दो से अधिक तत्वों के से द्वारा बने गए, दो या दो से अधिक तत्वों के द्वारा बने गए पदार्थ को क्या कहते हैं हम? यौगिक है, जिनमें एक निश्चित अनुपात होता है, यौगिक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, कार्बन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात है, एक भाग कार्बन है और दो भाग ऑक्सीजन का है, CO2 बनाता है। ऐसे ही जल भी एक यौगिक है, अमोनिया भी एक यौगिक है। ये सब यौगिक जितने होते हैं ये दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। प्रकृति में यही दो प्रकार के यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक ये ज़्यादातर चट्टानों से, मिनरल से, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वो क्या होते हैं? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। ये खनिज पदार्थ भी कहलाते हैं। इनमें कार्बन तो होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CO3 में कार्बन है तो कार्बनिक नहीं हुआ। कार्बन के साथ यदि निश्चित मात्रा में हाइड्रोजन भी होता तो उसको हम कार्बनिक कह सकते थे। यूरिया जैसे कार्बनिक है, लेकिन अमोनियम साइनेट क्या है? वो अकार्बनिक है। तो अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, यौगिक के दो भाग हैं। कार्बनिक पदार्थ है ऑर्गेनिक, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म माने जीव होता है। जीवों से प्राप्त पुरानी धारणा के अनुसार कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे हैं जो जैविक या जैव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जीवों से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और इसी आधार पर तो उनका नाम भी रखा गया। जैसे लाल चींटियों से एक एसिड प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड, जो ये कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे कीट पतंगे उसके डंक में भी पाया जाता है। बिच्छू के भी डंक में होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिकस लाल चींटी का वैज्ञानिक नाम है, इसलिए उसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार से सैक्रम ऑफिसिनेलिस माने गन्ने से प्राप्त होता है एसिटिक एसिड। इसी प्रकार से सेट्रिक एसिड ये नींबू से प्राप्त होता है, और टार्टरिक एसिड इमली से प्राप्त होता है। और चने के पत्तियों में जो खट्टापन होता है वो मैलिक एसिड के कारण होता है। तो इस प्रकार से जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उस पदार्थ को कहते हैं कार्बनिक। लेकिन अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो वे पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे मेथेन CH4 है, कार्बनिक है, C2H6 है, एथेन है, वो कार्बनिक पदार्थ है। CH3COOH है, ये एस्टिक एसिड है। HCOOH है, फॉर्मिक एसिड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन का भी एक निश्चित रेशियो है। तो इस प्रकार से यौगिक के दो भाग हो गए, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक।
अब आते हैं मिश्रण पर। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से क्या होता है? एक मिश्रण प्राप्त होता है। और मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी। जैसे गैस को गैस में मिला दिया जाए तो क्या होगा? एक मिश्रण प्राप्त होगा समांगी। या जल में हम नमक या चीनी डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा? समांगी मिश्रण बनेगा। तो समान संगठन जिसको हम देखा नहीं जा सकता, जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे चीनी या नमक को जब हम पानी में मिला दें तो चीनी या नमक पानी में दिखाई नहीं देगा कि हैं कहाँ, कहाँ गए? जल के बीच में जो अंतराणु का स्थान है ये इसी के अंदर चले जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं जो एक विलयन बनाते हैं। तो इस प्रकार से समांगी विलयन, अभी विलयन सॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे आगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। समान संगठन वाले मिश्रण को हम समांगी विलयन कहते हैं, और जिनका संगठन समान नहीं होता है उसको कहते हैं हम विषमांगी। इसको देखा जा सकता है नग्न आँखों से। तो इस प्रकार से आपको मैटर यानी द्रव्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। और आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, द्रव्य की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीन अन्य अवस्थाएं भी प्राप्त इसकी हुई हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं, एक है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था कब प्राप्त होता है? जब किसी द्रव्य को, मैटर को बहुत हाई टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं तो जो एटम हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं और एक स्टेट बनाते हैं जिसको कहते हैं हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन और कुछ पॉजिटिव आयन होते हैं। कहाँ पाया जाता है? सूर्य में। या जो ज्वालामुखी वैल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी निकलते हैं, मैग्मा होता है, जो उनके अंदर इतनी अधिक टेम्परेचर होती है कि उसमें भी प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। वैसे फ्लोरोसेंट लाइट जो होता है, जो तेज प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनमें भी प्लाज्मा स्टेट होता है। और नियॉन बल्ब में भी प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ सन और स्टार में जो फेज़ है वो कौन सा है? न तो सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस है, बल्कि क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। एक प्लाज्मा अवस्था के बाद एक दूसरी स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट फेज़। बोस ने इसका जो है डिस्कवर किया था, इसको खोजा था 1920 में। और जब कम घनत्व वाली गैस को बहुत ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज या फेज अवस्था में बदल जाता है। कम घनत्व वाली गैस को बहुत अधिक ठंडा करने पर। इसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिक कार्नेल को 2001 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद तीसरी अवस्था है फर्मियोनिक कंडेंसेट फेज। ये न्यूक्लियर फिजन, जब नाभिकीय संलयन होता है तो नाभिकीय संलयन के समय ये एक फेज बनता है जो कि न तो सॉलिड, न तो लिक्विड, न तो गैस फेज में होता है, बल्कि क्या होता है? फर्मियोनिक कंडेंसेट फेज में होता है।